नमस्कार। बांग्लादेश की राजनीति में एक जबरदस्त भूकंप आया है। चलिए आज समझते हैं कि कैसे एक काल्पनिक चुनाव ने पूरे क्षेत्र में हलचल मचा दी है। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल साफ कर दें। आज हम जिस सिनेरियो पर बात कर रहे हैं वो पूरी तरह से काल्पनिक है। मतलब ये एक क्या होता अगर वाली स्थिति का विश्लेषण है, कोई असल खबर नहीं। 2/3 सोचिए जरा, 2/3 मेजॉरिटी, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, ये एक जबरदस्त बहुमत होता है। और यही वो नंबर है जिसका दावा कर रही है विपक्षी पार्टी बीएनपी। और दिलचस्प बात यह है कि ये दावा तब किया जा रहा है जब आधिकारिक तौर पर एक भी वोट नहीं गिना गया है। तो सवाल यही उठता है कि भाई, जब इलेक्शन कमीशन ने कुछ कहा ही नहीं तो ये सब हो कैसे गया। चलिए इस पूरी कहानी की परतें एक एक करके खोलते हैं। तो बीएनपी के इस भारी जीत के दावे के पीछे की कहानी आखिर है क्या? चलिए इस स्वघोषित जीत की तह तक चलते हैं और देखते हैं कि मामला क्या है। तो जरा ग्राउंड पर सिचुएशन समझिए, एकदम उलझी हुई है। एक तरफ बीएनपी कह रही है कि 300 में से 212 से ज्यादा सीटें हमारी हैं। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन है जो बिल्कुल चुप बैठा है। और इन सब के बीच अमेरिका, उन्होंने तो इंतजार भी नहीं किया और बीएनपी को बधाई दे डाली। मतलब इस एक कदम ने सबको हैरान करके रख दिया है। अब इस पूरे सियासी ड्रामे को अगर समझना है तो पहले इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं, जो मुख्य किरदार हैं, उनको जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हैं तारिक रहमान, जिन्हें इस कहानी का डार्क प्रिंस भी कहा जा रहा है। पूरे 17 साल देश से बाहर रहने के बाद उनकी वापसी जोरदार रही और अब वो खुद को विजेता के तौर पर पेश कर रहे हैं। फिर आते हैं नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस। वो एक अंतरिम सरकार के मुखिया हैं और हमारे सोर्स के मुताबिक उनके कुछ फैसलों ने चुनाव का रुख मोड़ने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और इस कहानी की तीसरी और सबसे अहम किरदार हैं शेख हसीना, देश की पूर्व प्रधानमंत्री, जो अब भारत से इस पूरे घटनाक्रम को देख रही हैं और इस चुनाव को एक बहुत बड़ा धोखा बता रही हैं। तो इन किरदारों के बीच ये जीत, मतलब बीएनपी की ये जीत मुमकिन हुई कैसे? हमारे सोर्स के अनुसार इसके पीछे एक बड़ा मजेदार समीकरण काम कर रहा था। देखिए, ये अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव था। दशकों बाद बांग्लादेश में ये पहला चुनाव था जब वहाँ की सियासत के दो सबसे बड़े चेहरे शेख हसीना और खालिदा जिया चुनावी मैदान में थे ही नहीं। और इसी वजह से एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम पैदा हो गया। अब इस खाली जगह को भरने के लिए बीएनपी के सामने दो बड़ी पार्टियां थीं। एक तरफ पुरानी जमाते इस्लामी और दूसरी तरफ नई नई बनी नेशनल सिटीजन्स पार्टी। अब देखिए, दोनों का निशाना एक ही वोट बैंक था और दोनों की विचारधारा भी लगभग एक जैसी इस्लामी राजनीति पर टिकी थी। इसने एक बहुत ही दिलचस्प मुकाबला तैयार कर दिया। और इसका नतीजा क्या हुआ? हमारे सोर्स का विश्लेषण कहता है कि जमात और एनसीपी ने आपस में ही इस्लामी वोट बैंक को बुरी तरह बांट लिया और इस बंटवारे का सीधा सीधा फायदा मिला बीएनपी को। उनके लिए तो समझिए जीत का रास्ता एकदम साफ हो गया। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ चुनावी जीत हार की नहीं है। नहीं, ये चुनाव एक तरह से देश का संविधान बदलने पर एक रेफरेंडम, मतलब एक जनमत संग्रह भी था। तो वोटर्स के सामने दो बड़े संवैधानिक सवाल रखे गए। पहला, क्या प्रधानमंत्री का कार्यकाल सिर्फ 2 टर्म तक, मतलब 10 साल तक फिक्स कर दिया जाए? और दूसरा, क्या चुनावों को निष्पक्ष बनाने के लिए वो पुरानी केयरटेकर सरकार वाली व्यवस्था वापस लाई जाए? अच्छा, तो ये केयरटेकर सरकार का कॉन्सेप्ट है क्या? आसान भाषा में समझें तो ये एक न्यूट्रल, मतलब बिल्कुल निष्पक्ष टेम्पररी सरकार होती है। ये चुनाव से ठीक 90 दिन पहले देश का कामकाज संभाल लेती है और इसका एक ही मकसद होता है, ये पक्का करना कि जो पार्टी पहले से पावर में है वो सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल ना कर पाए। एकदम फेयर प्ले। तो अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि बांग्लादेश के अंदर का ये जो काल्पनिक बदलाव है वो पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति पर क्या असर डाल सकता है? खास तौर पर भारत के लिए इसके क्या मायने हैं? देखिए, यहाँ पर जो जियोपॉलिटिकल समीकरण है वो काफ़ी बदल सकते हैं। शेख हसीना की सरकार के दौरान भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बहुत मजबूत थे, लेकिन बीएनपी का झुकाव वो ऐतिहासिक रूप से चीन और पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा रहा है और जाहिर है इसीलिए भारत इस पूरे घटनाक्रम पर बहुत करीब से नज़र बनाए हुए है। तो फिलहाल भारत का रुख देखो और इंतजार करो वाला है। वो तारिक रहमान के उन बयानों पर गौर कर रहा है जिसमें उन्होंने अच्छे रिश्तों का वादा किया है, लेकिन साथ ही साथ पुरानी चिंताओं को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा रहा। मतलब कोई भी आधिकारिक बयान नतीजों के पूरी तरह साफ होने के बाद ही आने की उम्मीद है। तो क्या ये एक मजबूत निर्णायक जनादेश है या फिर ये एक बेहद नाजुक शांति की शुरुआत है?
बांग्लादेश की कहानी का अगला पन्ना अभी लिखा जाना बाकी है, और ये एक ऐसा सवाल है जो फिलहाल हवा में तैर रहा